है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको जैसा कि मैंने दोपहर में भी क्लास बताई थी जहाँ पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले थे, सेम चीज़ यहाँ पे है। आज उसी के आगे के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट भी है और आने वाले एग्जाम में आपके प्रैक्टिस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर के साथ साथ पढ़ते जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं वहाँ से ये क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए और साथ ही वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा की प्राचीन प्रणाली का हिस्सा थी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, इनमें से आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं ए और सी, केवल ए और डी, केवल ए, सी और डी, या फिर ए, बी, सी, डी। क्या आंसर सही होगा इस क्वेश्चन नंबर 45 का? जल्दी से सब लोग कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सी शिक्षा की प्राचीन प्रणाली का हिस्सा रही है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए, बी, सी, डी, ये सभी। यानी प्राचीन शिक्षा में अगर हम बात करते हैं तो वेदों को भी माना गया, ब्राह्मण, उपनिषद और धर्मसूत्र, ये सारी की सारी चीज़ें ही हमारी शिक्षा की प्राचीन प्रणाली का हिस्सा रही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चरक किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1, मेडिकल ट्रीटीज, जताका टेल्स, धर्मसूत्र और अष्टाध्यायी। चरक किसके लिए जाना जाता है? तो देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है। चरक जाना जाता है चिकित्सा ग्रंथ के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, चिकित्सा ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बीच बीच से क्वेश्चन लिए गए हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप लोग वैसे ही क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर करते जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वयं पोर्टल पर स्वपुस्तक पाठ्यक्रमों के लिए मूक का राष्ट्रीय समन्वयक है, यानी कि नेशनल कोऑर्डिनेटर है? कमेंट करते जाइएगा। यहाँ पे मैं कमेंट का ऑप्शन भी ओपन कर देती हूँ। चलिए, ताप्ती, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन स्वयं पोर्टल पर स्वपुस्तक पाठ्यक्रमों के लिए मूक का राष्ट्रीय समन्वयक है? तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1, AICTE। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, AICTE। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1952-53 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 2005 में किया गया। अब आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कि दोनों ही सही है। क्वेश्चन आप सभी को प्रॉपर दिख रहा होगा, आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, कथन एक गलत है लेकिन दूसरा सही है। कथन एक गलत है जबकि दूसरा सही है। अच्छा, यहाँ पे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो स्थापना की गई थी उसके लिए कौन सा साल था? 1948। कब था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जो स्थापना वर्ष था वो कब का था? आपको वो पता होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो इसलिए जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग के जो पहले जो रहे हैं अध्यक्ष वो कौन रहे हैं, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है स्टेटमेंट नंबर 1, दीक्षा स्वयं प्रभा मौजूदा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। स्टेटमेंट 2 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा तकनीकी मंच, जिसे हम नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल फोरम भी कहते हैं, कंडक्ट करने की पहचान की है। दीक्षा स्वयं प्रभा मौजूदा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, सही है या नहीं? स्टेटमेंट 2 सही है या नहीं? देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर।
सही आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1, ये दोनों ही चीज़ें सही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा तकनीकी मंच की भी पहचान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। भारत सरकार की किस पहल का उद्देश्य देश की सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को आईटी कनेक्टिविटी प्रदान करना है? क्वेश्चन नंबर 20, भारत नेट, एनआईसी नेट, मेघराज या ई ताल? तो देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत नेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर भारत नेट, जिसने कि 2,50,000 ग्राम पंचायतों को आईटी कनेक्टिविटी प्रदान करने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रत्यायन के राष्ट्रीय बोर्ड के द्वारा स्थापित किया गया था कौन सा इसमें से? नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई एनबीए, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन यानी एनबीए की बात की गई है यहाँ पे। एनबीए एस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, AICTE। एनबीए किसके द्वारा जो है एस्टेब्लिश किया गया था? AICTE के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मूल्य शिक्षा पर संसदीय समिति द्वारा SB चरण, which core universal values were identified by the parliamentary committee on the value education under chairperson of Mr. SB चरण? मतलब यहाँ पर अभी मैंने पहले क्वेश्चन में आपसे कहा था कि वैल्यू एजुकेशन में 5 चीज़ें आती हैं। 5 चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आपको यही बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो कि मूल्य शिक्षा यानी वैल्यू एजुकेशन के अंतर्गत आती हैं और किसके द्वारा कहा गया? SB चरण के द्वारा। ऑप्शन आपके सामने है, ट्रुथ, राइटर्स कंडक्ट, पीस, लव, नॉन वायलेंस। 5 चीज़ें कौन सी वैल्यू एजुकेशन के अंतर्गत आती हैं? तो सही आंसर है ABCDE, यानी कि ये सभी 5 चीज़ों को बोला गया है वैल्यू एजुकेशन में और उनमें ये सभी चीज़ें आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उच्च शिक्षा संस्थानों में सुशासन के लिए ई गवर्नेंस महत्वपूर्ण है। कारण है कि ई गवर्नेंस उत्तरदायी, पारदर्शी और व्यक्तिपरक है। चलिए ऐसा करती हूँ, मैं कमेंट ऑफ करती हूँ जिससे कि आप लोगों को जो देखने में इशू आ रहा है वो देखने में इशू ना आए। मैं फटाफट सबके क्वेश्चंस विद आंसर भी बताती जाऊँगी। ठीक है, आप लोग चाहो तो डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो। तो उच्च शिक्षा संस्थानों में सुशासन के लिए ई गवर्नेंस महत्वपूर्ण है। ई गवर्नेंस उत्तरदायी, पारदर्शी और व्यक्तिपरक है। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है, क्यों सही है? उच्च शिक्षा संस्थानों में अगर हमें अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मैनेज करना है तो उसके लिए ई गवर्नेंस की ज़रूरत होती है। ई गवर्नेंस में सारी चीज़ें आ जाती हैं, ICT भी आ जाता है, मैनेजमेंट भी आता है। ई गवर्नेंस उत्तरदायी, पारदर्शी और व्यक्तिपरक है, ये बात गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस आप लोग देखते जाइएगा क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। परम शिवाय सुपर कंप्यूटर IIT BHU में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया था। परम शिवाय सुपर कंप्यूटर 833 टेराफ्लॉप क्षमता का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, हमने किसके बारे में बात की? सुपर कंप्यूटर परम शिवाय के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ये दोनों ही चीज़ें सही हैं।
परम शिवाय कंप्यूटर, परम शिवाय सुपर कंप्यूटर वॉज बिल्ट अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एट IIT BHU. परम शिवाय सुपर कंप्यूटर इज ऑफ 833 टेरा फ्लॉप कैपेसिटी. कैपेसिटी कितनी है, सब लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. चरक और सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ भारत में शिक्षा के प्राचीन स्रोतों में शामिल थे. कथन है दूसरा, स्टेटमेंट 2, शिक्षा के प्राचीन स्रोतों में शास्त्रों और काव्यों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया था. क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? चलिए इसका आंसर बताइएगा सब लोग. क्वेश्चन नंबर 41, चरक और सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ भारत में शिक्षा के प्राचीन स्रोतों में शामिल थे और शिक्षा के प्राचीन स्रोतों में शास्त्रों काव्यों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया था. क्वेश्चन नंबर 41 सही आंसर है, पहला सही है और दूसरा गलत है. काव्य अलग चीज हो गई, शास्त्र अलग हो गया और उनके बीच में अंतर किया गया था. इन्होंने कहा है नहीं किया गया था, इसलिए वो ऑप्शन गलत है. चलिए अगला क्वेश्चन है आपका मैचिंग का, जहाँ पे एजुकेशन कमीशन और प्रोपोनेंट दोनों ही दिए गए हैं. आपको आंसर बताना है इस मैचिंग का. यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके सामने. अब देखिए इन सब के ईयर भी दिए गए हैं, ठीक है. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 48-49, सेकेंडरी एजुकेशन जिसे हम सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक एजुकेशन भी कहते हैं. माध्यमिक एजुकेशन कमीशन किसके द्वारा दिया गया था? मुदालियर के द्वारा दिया गया था. एजुकेशन कमीशन किसको कहा गया? DS कोठारी, यानी कोठारी आयोग को हम एजुकेशन कमीशन कहते हैं. नेशनल नॉलेज कमीशन आपका NKC सैम पित्रोदा 2009. देख सकते हैं ये मैचिंग में आपके ईयर भी पूछे जा सकते हैं. तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4. ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर आपको क्या करना है, मैचिंग करानी है. यानी कि जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन है किसके द्वारा लाया गया? मुदालियर आयोग के द्वारा. DS कोठारी आपका ये एजुकेशन कमीशन DS कोठारी हो गया. यूनिवर्सिटी एजुकेशन राधाकृष्णन, नेशनल एजुकेशन सिस्टम सैम पित्रोदा. ठीक है, ऑप्शन नंबर 4. देख सकते हैं ईयर वाइज इन सबको अपने पास लिख भी सकते हैं. अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो यानी DEB ने दूरस्थ शिक्षा परिषद को बदल दिया है. दूसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद शैक्षिक सुविधाओं के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए कृषि विश्वविद्यालयों को वित्तीय और व्यावसायिक सहायता प्रदान करती है. कौन सा गलत ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन गलत है यहाँ पे? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दोनों ही सही हैं. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 दोनों ही सही हैं. किसके बाद में बात हो रही है? DEC डिस्टेंस एजुकेशन, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, DEB डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कृषि विश्वविद्यालयों में भारत के सभी विश्वविद्यालयों का लगभग 9% शामिल है, लेकिन कृषि और समृद्ध विज्ञान में नामांकन उच्च शिक्षा में कुल नामांकन का 1% से भी कम है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत के उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है. सही है कि नहीं? इनरोलमेंट पूछा जा सकता है. हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट कितना है? वहीं आपका मीडियम एजुकेशन, जैसे अगर हम स्कूली शिक्षा की बात करें तो उसमें इनरोलमेंट कितना है, ये आपसे पूछा जाता है बार बार. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आएगा इस समय, क्योंकि इस समय ये चल रहा है HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया. सही आंसर है दोनों ही सही है. ठीक है, दोनों ही सही हैं.
As per National Education Policy 2020, agriculture university comprise approximately 9% of all universities in India, but enrollment in agriculture and allied science is less than 1% of total enrollment in higher education. National Education Policy 2020 has proposed to set up the Higher Education Commission of India. ये दोनों ही चीज़ें सही हैं. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. देश में ज्ञान क्रांति लाने के उद्देश्य से ज्ञान समाज बनाने के लिए भारत में कौन सी आईटी परियोजना आईसीटी बुनियादी ढांचे का मुख्य प्रदाता है? विच आईटी प्रोजेक्ट इन इंडिया इज द मेन प्रोवाइडर ऑफ आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्रिएटिंग अ नॉलेज सोसाइटी विद द एम टू अनहेरिंग इन अ नॉलेज रेवोल्यूशन इन द कंट्री? तो सही आंसर है इसका, जल्दी जल्दी कमेंट करिए. अगर आप एग्ज़ाम में चाहते हो अच्छे मार्क्स लाना तो आपको यहाँ कमेंट करना है, आपको आंसर करना है NKN. ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 NKN. अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का. कोठारी आयोग ने 10+2+3 की संरचना के आधार पर शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली की सिफारिश की थी. सही है कि नहीं? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन जून 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया. अब इनमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है. इन दोनों ऑप्शन में क्या सही? इस समय की संरचना क्या कहती है? इस समय का जो हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो कितना है? 5+3+3+5. और इन्होंने कोठारी आयोग ने कहा था 10+2+3. ये बताओ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? मनमोहन सिंह जी के द्वारा. सही आंसर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, दोनों ही सही हैं यहाँ पे. ठीक है, अगला क्वेश्चन. निम्नलिखित में से कौन प्रमुख महिलाएं जो विद्वान थी, यानी आपको विमेन स्कॉलर्स के नाम बताने हैं जो कि आपकी एंशंट एजुकेशन में थी. वैदिक महिलाएं जो विद्वान थी, मैत्रेयी, विशंबर, अपाला, गार्गी या लोपामुद्रा. ऑप्शन आपके सामने ADE, CD ओनली, CDE या ABCDE. आपको बताना है विमेन स्कॉलर के बारे में. देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा. ऑप्शन नंबर 4 ये सभी विमेन स्कॉलर थी. अगर हम आपसे पूछे जितने विमेन, अगर पुराने टाइम में बात करें तो कौन कौन स्कॉलर रहे हैं, अगर तक्षशिला के मेन इंपॉर्टेंट स्कॉलर पूछे जाए, विद्वान जो तक्षशिला में पढ़ाई करी है जिन्होंने, कौन कौन से थे बता सकते हैं क्या? उनके नाम पता होने चाहिए, जिसमें आपके पाणिनि भी आते हैं, चाणक्य जिसे हम कौटिल्य कहते हैं वो भी उसी के अंतर्गत आते हैं. ठीक है. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICT के उद्देश्य इनमें से कौन से हैं? अच्छा, आप में से कितने लोग इतने लॉन्ग क्वेश्चंस को भी पढ़ के आंसर कर पाते हैं? एग्ज़ाम में कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी एक क्वेश्चंस को पहले फेस कर चुके हैं? ऑप्शंस देखिए, ये है एक्चुअली पैटर्न आपके एग्ज़ाम का. 5 ऑप्शन यहाँ पे है, 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, यानी टोटल 9 ऑप्शंस होंगे आपके सामने. चलिए सही आंसर बताते हैं इस क्वेश्चन का. ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ACNE. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फुल फॉर्म है किसका? AICTE का. उसके हिसाब से जो उसके ऑब्जेक्टिव है तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाना. टेक्निकल ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, टेक्निकल यानी तकनीकी शिक्षा. टेक्निकल चीज़ों में आती है आपकी क्या चीज़? तकनीकी शिक्षा प्रणाली के विकास की योजना और समन्वय और उसके मानक यानी स्टैंडर्ड्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा प्रणाली में कॉलेजों की संबद्धता की व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश करती है.
स्टेटमेंट 2 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैब का भी फुल फॉर्म आता है को मजबूत और सशक्त बनाने की सिफारिश करती है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आपके सामने ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपके सामने दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी यहाँ पे दोनों ही सही है। पहला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा प्रणाली में कॉलेजों की संबद्धता की व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश करती है, सही बात है। वहीं कैब को मजबूत और सशक्त बनाने की भी सिफारिश करती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वुड डिस्पैच की सिफारिश के परिणामस्वरूप भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा 1857 में शुरू हुई, जब कलकत्ता के विश्वविद्यालय बम्बई मद्रास की स्थापना अंग्रेजों ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1927 में हुई। अब आपको यहाँ से ये बताना है कि यहाँ पे देखो तीनों कॉलेज के बारे में, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इनकी स्थापना कब हुई इसका ईयर पता होना चाहिए। वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वुड डिस्पैच की सिफारिश के अनुसार, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। पहला सही और दूसरा गलत। अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ये जल्दी से आप ईयर मेंशन करना इसमें, ठीक है। वीडियो को देखने के बाद सर्च करना और इसको यहाँ पे टाइप करना। 1857 में 3 विश्वविद्यालय बनाए गए, कौन कौन से? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता हो गया आपका वुड डिस्पैच की सिफारिश पे। ये 1857 जो ईयर है वो जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन का उद्देश्य विज्ञान में सामाजिक रूप से प्रासंगिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। 1916 में, बिल्कुल सही बात है, 1916 में ही आपका बनारस यूनिवर्सिटी थी। स्टेटमेंट 2 शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना का उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण और संकाय विकास है। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन आपके सामने है। क्या लग रहा है इनमें से? पंडित मदन मोहन मालवीय, इसका फुल फॉर्म भी आता है PMMMNMT, है ना, शॉर्टकट में भी पूछ देते हैं। तो सही आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 2। दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर 2 दोनों ही स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, ठीक है। जो योजनाएं हैं, गवर्नमेंट स्कीम है, उनको भी पढ़ लेना अच्छे से। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका मैचिंग का है, आंसर करिए, देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। एक मैचिंग है और उनके चेयरपर्सन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और नेशनल एजुकेशन कमीशन। तो चलिए आंसर करिए। मनीषा ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में देखिए इस क्वेश्चन को। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सबसे पहला हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आज़ादी के बाद का है, ये याद रखिएगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग दूसरे नंबर का, मुदालियर के द्वारा। वहीं शिक्षा आयोग आपका 1964 DS कोठारी 64-66 ईयर रहा है। वहीं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग सैम पित्रोदा। तो सही आंसर इसका आपके सामने है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने लोगों को ये क्वेश्चंस जो हैं अच्छे लग रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस को देख रहे हैं? जरा एक बारी फटाफट थम्स अप कर दीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? NEP 2020 के अनुसार किस प्रकार के पाठ्यक्रम को शुरू करने पर जोर दिया गया है? बेस्ट क्वेश्चन है स्वीटू, वेरी गुड।
अगर ऐसे क्वेश्चंस हमारे तैयार होंगे तो एग्ज़ाम में हमें बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी से ही मिलते जुलते क्वेश्चंस हमारे सामने आने वाले हैं। ठीक है, आंसर करो शांति। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोर्सेज हैव बीन एम्फेसाइज्ड टू बी इंट्रोड्यूस एज पर NEP 2020? वैल्यू बेस्ड है, वेरी गुड। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है करंट अफेयर्स कोर्सेज। किस प्रकार के पाठ्यक्रम को शुरू करने पर जोर दिया गया करंट अफेयर्स कोर्सेज को? करंट अफेयर कोर्सेज को कि मूल्य आधारित पाठ्यक्रम को? इन दोनों क्वेश्चंस इन दोनों ऑप्शंस में थोड़ा डाउट है, एक बार ये आप लोग कंफर्म कर लेना, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार कंफर्म करके बताना कि सही आंसर क्या होगा। सर्च करो और बताओ मुझे, ठीक है। सी होगा ना, वैल्यू, ठीक ठीक ठीक, मुझे भी वही लग रहा है, वैल्यू बेस्ड होना चाहिए पाठ्यक्रम, वैल्यू बेस्ड कोर्सेज। सी ऑप्शन होना चाहिए भाई इसका, करंट अफेयर बेस्ड नहीं बल्कि मूल्य आधारित होना चाहिए। सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। लड़कियों की शिक्षा के लिए सार्वजनिक समर्थन की कमी के कारणों की जांच करने, सार्वजनिक समर्थन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा 1963 में नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर आप लोग सामने सामने देख के पढ़ते जाइए और आंसर करते जाइए। अगर ये क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए तो यकीन मानिए आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा कि अब तैयारी कैसे करनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर 4 भक्त वत्सलम। Who was the chairperson of the committee appointed in 1963 by the National Council for Women Education to look into the cause for the lack of public support for girl education and to enlist public support? सही आंसर है भक्त वत्सलम। वैज्ञानिक और उनकी अच्छा, वैज्ञानिक पद्धति वो वाली क्लास कहाँ पर मिलेगी? अभी मैं संगीता थोड़ा सा क्लास एक बार कंप्लीट करा लूँ, आप मेरे को बाद में कमेंट कर लेना, ठीक है, तो फिर मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि इस समय थोड़ा क्लास का ही बना हुआ है तो मुझे खुद भी नहीं याद होगा कि कहाँ पे क्या मिलेगा। 4 नहीं होगा ऑप्शन, भक्त वत्सलम नहीं होगा यहाँ पे। सब लोग जरा एक बार सर्च करना, 1963 में जो समिति बनी थी वो किसकी बनी थी? लड़कियों की शिक्षा की कमी के लिए सार्वजनिक समर्थन की कमी के कारणों की जांच करने के लिए जो समिति बनाई गई थी, उस किसके द्वारा बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन को पूरा रीड करो, फिर आंसर करो, फिर सोचो कि क्या ऐसा तो नहीं है दुर्गा देशमुख कौन थी, क्या वो समिति की अध्यक्ष थी या नहीं थी, है ना। तो सारी चीजों को ध्यान रखना है। दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? देखो पहले ही आंसर आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल सही हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर बी 1922 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। पंजाब यूनिवर्सिटी was established by a special act of incorporation in 1914। अरे इसमें आई थिंक हिंदी वाला ऑप्शन आई थिंक मैंने नहीं डाला है, बट चलो कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन देख लो, इसको पढ़ लेना। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए। मूक के पास कोई भी कभी भी कहीं भी पढ़ाई कर सकता है, कहीं पर भी आप देख सकते हो। मूक है फिलोसॉफी ऑफ एनी वन एनी टाइम एनीवेयर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। मूक के 4 क्रेडिट पाठ्यक्रम है। मूक आर 4 क्रेडिट कोर्स। क्वेश्चन नंबर 20, ये है पेपर 1 की क्लास, ठीक है, यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लास है ये वाली। उसी का ही पेपर 1 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, है ना, क्वेश्चन पेपर में भी से रिपीट होते हैं। याद रखिए 50% क्वेश्चन पेपर आपके PYQ से आते हैं, वहीं आपके 50% क्वेश्चन न्यू बन के आते हैं। तो दोनों तरीके के क्वेश्चंस के लिए ही रेडी रहिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, A इज करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट। कितने क्रेडिट पाठ्यक्रम हैं? मूक के कितने क्रेडिट पाठ्यक्रम हैं?
इसको सर्च करिए, जहाँ पर भी क्वेश्चन आपको लगता है उसको सर्च करिए। जितना ज़्यादा आप सर्च करोगे उतनी ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी आप लोगों की। NEP 2020 के अनुसार सभी संबद्ध कॉलेज अंततः डिग्री देने वाले स्वायत्त कॉलेजों में बदल जाएंगे कितने समय में? 10 साल में, 15 साल में, 25 साल में या 30 साल में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राधे राधे रवि। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21। कुछ क्वेश्चंस मैंने दोपहर में भी करवाए हैं। 15 साल में सभी स्वायत्त कॉलेजों में बदल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ऑल एफिलिएटेड कॉलेजेस वुड इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म इनटू डिग्री अवॉर्डिंग ऑटोनोमस कॉलेज ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के दौरान किसने कहा कि भारत में उच्च शिक्षा की हमारी प्रणाली एक विफलता है कि इसने रटने की जगह पर चरित्र निर्माण की बलि चढ़ा दी है? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, हु अमंग द फॉलोइंग सेड अवर सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया इज द फेलियर दैट इट हैज सैक्रिफाइस्ड द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर अपॉन द ऑल्टर ऑफ ग्राम? किसने कहा है? ऐसी कहावतें भी पूछी जाती हैं, किसने क्या चीज कही? तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कर्जन। किसने कहा था? ये कर्जन ने कहा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त एक सरकारी संस्थान को अतिरिक्त धन प्राप्त करना है कितना जरूरी? अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस इज टू गेट एडिशनल फंडिंग ऑफ, कितना फंड ले सकता है अतिरिक्त? 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ या 1000 करोड़? हमने तो भाई 1 करोड़ भी नहीं देखे अभी। इसी तरीके के क्वेश्चन ये देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ये आपके एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं, और ये वो क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत बहुत संभावना है। इससे मिलते जुलते या तो ये स्टेटमेंट में आ जाएगा, है ना, या मैचिंग में आ जाएगा, कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो सही आंसर है 1000 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सकल नामांकन अनुपात, जिसे हम GER कहते हैं, यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, 2030 तक 50% तक बढ़ाया जाना है। दूरस्थ शिक्षा भारत में GER को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। NEP 2020 में आपको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात की गई है। सही आंसर है 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। दूरस्थ शिक्षा भारत में GER को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। यहाँ पर अगर हम GER की बात करें तो 2030 तक कितना बढ़ाया जाना है और किस फील्ड में, ये आपको पता होना चाहिए। हायर एजुकेशन में या सेकेंडरी एजुकेशन में या स्कूली शिक्षा में। चलिए अगला क्वेश्चन। अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सुविधा के साथ एक छात्र अपनी डिग्री को अनुकूलित और डिजाइन करने में सक्षम होगा, बशर्ते कि 50% क्रेडिट डिग्री प्रदान करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों से हो। स्टेटमेंट 2, किसी छात्र के द्वारा एक बार प्रयोग किए गए या भुनाए गए क्रेडिट का उपयोग किसी अन्य औपचारिक उद्देश्य या पाठ्यक्रम छूट के लिए नहीं किया जा सकता है। ये UGC नेट पेपर 1 के हायर एजुकेशन टॉपिक के, हायर एजुकेशन यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, इन्हीं से ही मिलते जुलते क्वेश्चंस इस बार आपको देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, ये दोनों ही करेक्ट है। ये ऑप्शन दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो दोनों ही सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी राज्य सरकार के विश्वविद्यालय या केंद्रीय विश्वविद्यालय में संकाय की भर्ती के लिए चयन समिति की सिफारिश किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, फाइनेंस कमेटी, चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी।
चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। किसी राज्य सरकार के विश्वविद्यालय या केंद्रीय विश्वविद्यालय में संकाय की भर्ती के लिए चयन समिति की सिफारिश कार्यकारी परिषद के द्वारा अनुमोदित की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वयं पर मूक के लिए ई सामग्री के विकास के लिए किस मॉडल का उपयोग किया जाता है? Which of the following model is used for development of e-content for MOOC on स्वयं? कितने यहाँ पे आपके रहते हैं MOOC में? फ्लिप्ड क्लासरूम, ब्लूम टैक्सोनॉमी, 2 क्वाड्रेंट या 4 क्वाड्रेंट्स? सही आंसर है 4 क्वाड्रेंट्स। कौन कौन से होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स, कोई बता सकता है? जहाँ पे ई कंटेंट आपको अवेलेबल कराए जाते हैं, जहाँ पे डिस्कशन मंच होता है, जहाँ पे आपके लेक्चर्स चलते हैं, सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? क्वाड्रेंट्स की। यानी किस तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी उसका पूरा जो है मैनेजमेंट होता है उसके अंतर्गत। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की कौन सी योजना शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार सीखने को अधिक व्यक्तिगत और अनुकूलित बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नीट। हेलो जुल्फी, ऑप्शन नंबर 1 नीट बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विश्वविद्यालय एक प्रतिष्ठित संस्थान है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस? क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आधा घंटा आई थिंक हो चुका होगा, आधा घंटा या आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया होगा आई थिंक। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जल्दी से करेंगे 15 सेकंड के अंतर्गत। सही आंसर है हैदराबाद विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। शैक्षणिक कार्यक्रमों को पूरा होने पर छात्रों को क्या परिणाम प्राप्त करने चाहिए थे? अपॉन कंप्लीशन ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम, जैसे कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पे व्हाट आउटकम्स शुड द स्टूडेंट हैव अटेंड? सुमन, शांति, स्वीटू, शिवानी, क्वेश्चन नंबर बेटा सब लोग डालिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर से ही पता चलेगा कि किस क्वेश्चन का आप क्या आंसर कर रहे हो। गुड इवनिंग विशाल। क्वेश्चन नंबर मनीषा, सनाया 43 का जुल्फी ने कहा है ए सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। कार्यक्रम शिक्षा के उद्देश्य, कार्यक्रम के परिणाम। ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी करेंगे इसलिए सब लोग अपनी अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए। कोई ये ना कहे कि हमें टाइम सेम नहीं मिला, क्योंकि अब मैं फास्ट स्पीड में जल्दी क्वेश्चन कराने वाली हूँ। विच यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज फर्स्ट टू थ्रो ऑल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ओपन टू गर्ल्स? भारत के किस विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं को लड़कियों के लिए खोल दिया था? क्वेश्चन नंबर 7। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी, सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सामान्य उच्च शिक्षा पर केंद्र सरकार का अधिकांश व्यय इसी माध्यम से किया जाता है, किसके माध्यम से? In India, much of the central government expenditure on general higher education is routed through? क्वेश्चन नंबर 17। भागो, जल्दी भागो, स्पीड पकड़ो क्योंकि टाइम कम होगा, लंबे क्वेश्चंस होंगे। भारत में उच्च शिक्षा की बात की गई है तो किसके द्वारा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन। भारत में उच्च शिक्षा में मूक के संदर्भ में कौन सी चीज सही है? मूक प्लेटफॉर्म के संबंध में क्या सही है?
क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले एक बार, फिर मैं आपको ऑप्शंस दिखाती हूँ। ए डी ओनली, सी डी ओनली, ए बी ई ओनली या ए सी डी ओनली। मूक प्लेटफॉर्म कैसे होते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। पॉजिटिव चीजें देखनी है आपको, जो पॉजिटिव होंगे वो सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सी डी ओनली। वे शिक्षार्थी केंद्रित हैं, यानी कि लर्नर सेंटर्ड हैं। दे कैन बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ मूक प्लेटफॉर्म मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। दे कैन बी एसेस्ड एनी टाइम एनीवेयर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है ना, कभी भी आप कर सकते हैं, कहीं पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारत में उच्च शिक्षा तक बढ़ती पहुंच माध्यमिक शिक्षा स्तर पर कम पूर्णता दर से बाधित हुई है। 2030 तक सभी बहुआयामी उच्च शिक्षा संस्थान बंद हो जाएंगे। ऑप्शंस देखिए, क्या लगता है इस क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सही? जुल्फी ने कहा है डी, देखते हैं डी सही है या नहीं। सी सही है इस क्वेश्चन का आंसर। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही और दूसरा गलत। ठीक है, चलो वेरी गुड, भागो आगे जल्दी से स्पीड। चलो भाई अगला स्पीड पकड़ो। वर्तमान अनुमान के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात लगभग 27% है। 2035 के अंत तक कितना होने की उम्मीद है? यहाँ पे आपके करंट अफेयर भी क्वेश्चंस आए जा रहे हैं, ठीक है ना, ये भी तैयार हो रहे हैं साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 32 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50%। किसमें? उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में 27% है, जो कि 2035 तक जाते जाते 50% तक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF किसकी बात करी गई है? NIRF की बात की गई है। उसके व्यापक पैरामीटर कौन से हैं? NIRF के जो टारगेट हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उसके बारे में बात की। इन पांचों में से कौन से हैं ये बताने हैं आपको। ऑप्शंस है ये। चलिए देखते हैं सीधे आंसर इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ओनली। ऑप्शन ए शिक्षण सीखने संसाधन स्नातक परिणाम, आउटरीच समाविष्टता और सहकर्मी धारणा, जबकि ऑप्शन नंबर ई कम कार्बन पदचिन्ह यानी लो कार्बन फुटप्रिंट इसमें नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। अभिकथन दिया गया है स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट 2। एक है असर्शन, एक है रीजन। स्वयं पोर्टल पर मूक का उपयोग छात्रों के द्वारा प्रति सेमेस्टर 40% क्रेडिट अर्जित करने के लिए किया जा सकता है। स्वयं पोर्टल पर सभी मूक क्रेडिट आधारित मूक हैं। मूक यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। सही आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। सेकेंड करेक्ट नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। कॉन्सेप्ट दिया है, मेन प्रोपोनेंट यानी किसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट लाए गए, आपको ये बताना है। सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, इंटीग्रल एजुकेशन, एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड, बेसिक एजुकेशन। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए अरबिंदो ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने क्या किया, मारिया मोंटेसरी के द्वारा क्या लाया गया, है ना। किंडरगार्टन किसके द्वारा लाया गया। हिंदी में देखिए, इंग्लिश में देखिए। चलो आंसर देखो इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी।
मारिया मोंटेसरी हो गया, इंटीग्रल एजुकेशन हो गया अरबिंदो के द्वारा, वही एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड है कृष्णमूर्ति, और वर्धा एजुकेशन जिसे हम बेसिक एजुकेशन भी कहते हैं महात्मा गांधी के द्वारा। लग रहा है वंदे भारत में बैठे हैं भाई, वंदे भारत का इस समय स्कोप है अपने इंडिया में, है ना, तो वंदे भारत ही बनना पड़ेगा अपने को, क्योंकि याद रखिए 3 कैटेगरी आ चुकी हैं। 3 कैटेगरी का मतलब है जेआरएफ के लिए कितना ज़्यादा इस समय हाई कंपटीशन होगा इस बार, तो भागना तो पड़ेगा ही। एनसीटीई स्टैब्लिश्ड हुई थी, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अनुसरण में एनसीटीई की स्थापना किस वर्ष में की गई? वहाँ पे आपके भी सही आंसर होंगे, बाकी लोगों के भी सही आंसर होंगे, लेकिन याद रखिए जो फास्ट और एक्यूरेट और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही करके आएगा उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। एनसीटीई 1995, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने डिजी लॉकर से संबंधित एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पढ़ लो चाहो तो। इनमें से कौन सा सही है डिजी लॉकर के बारे में? सॉरी गलत, इनमें से कौन सा सही नहीं है पूछा गया। भाई देख लेना यहाँ पे क्वेश्चंस में इस तरीके की चीज़ें, नॉट का ध्यान तो जरूरी रखना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डिजी लॉकर? डिजी लॉकर के बारे में कौन सा सही नहीं है? डिजी लॉकर का नारा मेरा दस्तावेज कहीं भी कभी भी, ये जो इनका स्लोगन है डिजी लॉकर का वो गलत है। क्या है सही आंसर? डिजी लॉकर का अगर इन्होंने नारा पूछ लिया दोबारा से तो क्या आंसर करेंगे? स्वयं ट्राई टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस, माई डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर वीडियो व्याख्यान यानी वीडियो लेक्चर स्वयं के माध्यम से सभी छात्रों के लिए सर्वोत्तम शिक्षण संसाधन लेने की कोशिश करता है। किसके द्वारा? वीडियो व्याख्यान के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में प्राचीन काल के दौरान विकसित कुछ सबसे उल्लेखनीय विश्वविद्यालय स्थित थे। कौन कौन से विश्वविद्यालय थे आपके प्राचीन काल में, आपको वो बताना है। तक्षशिला, विक्रमशिला, जगदला, ओदंतपुरी या नालंदा? इनमें से कौन सी प्राचीन यूनिवर्सिटीज हैं? ऑल है भैया, ये सारी की सारी ही हैं, यानी तक्षशिला, विक्रमशिला, जगदला, ओदंतपुरी, नालंदा। अब ये कहाँ कहाँ पे हैं, उनके प्लेसेस आपको पता होने चाहिए, कौन सी जगह पे लोकेटेड है। ये भी क्वेश्चंस आता है। चीनी यात्री जो आते हैं वो कहाँ पे स्टे करते थे, वो भी आता है। सबसे पहली अगर हम बात करें तो सबसे पहली अगर विश्व की बात की जाए तो तक्षशिला, अगर इंडिया की बात करें तो नालंदा। तक्षशिला इस समय कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में किस विश्वविद्यालय ने सिद्ध नागार्जुन के समय में ब्राह्मणवादी और बौद्ध शिक्षा दोनों के केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त की थी? पहले तक्षशिला कहाँ था? पहले भारत में था, तो भारत की प्राचीन यूनिवर्सिटी पहले तक्षशिला थी, लेकिन जब से वो चला गया पाकिस्तान तब से क्या हुआ भाई? नालंदा हो गया अपना, है ना। चीनी यात्री नालंदा आते थे सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है श्री धन्य कटक। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने सिद्ध नागार्जुन के समय में ब्राह्मणवादी बौद्ध शिक्षा दोनों के केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त की थी? सही आंसर है श्री धन्य कटक। चलिए भाई, NROER का फुल फॉर्म बताना है आपको। NROER सही आंसर इस क्वेश्चन का
ऑप्शन नंबर 2, खुले शैक्षिक संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार यानी नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गोलाकार त्रिकोणमिति पर लिखने वाला भारत का पहला विचारक इनमें से कौन सा था? भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, अक्षपद या कन्नड़? योग शास्त्र के गुरु किसको माना जाता है? पतंजलि किसके द्वारा लाया गया? एलोपैथी के जो सबसे पहले माने जाते हैं कि चिकित्सक, उनको क्या नाम दिया गया, क्या नाम बोला गया था उनको, ये सारी चीजें भी आती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर भास्कराचार्य। गोलाकार त्रिकोणमिति पर लिखने वाला भारत का पहला विचारक भास्कराचार्य। भास्कराचार्य की आर्यभट्ट? इस क्वेश्चन में भी डाउट आ गया भाई, भास्कराचार्य की आर्यभट्ट। क्वेश्चन 26 सर्च करके मुझे बताएंगे, आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, वीडियो के बाद में। ऑप्शन ए होगा भास्कराचार्य। तो बी ऑप्शन क्यों दिया जुल्फ ने? बी ऑप्शन दिया कि ए ऑप्शन दिया? सबका गलत हो रहा है रौनक। हाँ वही मुझे लग रहा है, एक दूसरे को देख के करो, बट याद रखो ऑफलाइन एग्जाम होगा, किसी ने किसी की कॉपी देखी तो गड़बड़ कर लोगे। क्यों? क्योंकि कोई नंबर आपके में क्वेश्चन नंबर 26 होगा, वो नंबर हो सकता है दूसरे के पेपर पे क्वेश्चन नंबर 12 हो, तो वहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आंसर को मत टिक करने लग जाना, देखा देखी मत करना, जो जितना आता है उतना सॉल्व करके आना। नई शिक्षा नीति के फोकस से, अच्छा ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि हाँ भाई अगर ऐसे क्वेश्चन अगर हायर एजुकेशन में पेपर 1 में आ गए तो हम कर लेंगे। वो लोग हाथ उठा लो जो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में माहिर हो गए हैं और अब उन्हें इन क्वेश्चंस को देख के बिल्कुल डर नहीं लग रहा है और वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शंस देख लीजिए एक बार। जुल्फी, वेरी गुड। और कौन कर सकता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व? और कई ऐसे होंगे जो ऐसे क्वेश्चंस को कहेंगे ऐसा करो, तुक्का ही लगा देते हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है। नई शिक्षा नीति के फोकस छात्र स्वीटू, शांति, जुल्फी, सुमान, वेरी गुड जॉब बेटा। विशाल कर लेंगे, चलो गुड। सुनंदनी कर लेंगे। और कितने लोग अटेम्प्ट कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस कि आ तो जाओ, बाकी सॉल्व तो हम कर लेंगे, है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, सी, डी और ई। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई। शैक्षिक संस्थान में संस्थागत पुनर्गठन, समग्र शिक्षा प्रदान करना और ट्रांसफॉर्मिंग द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन। तैयार हो? ये सिर्फ एक देख लो, एक व्यू है आप लोगों के लिए। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, डिस्टेंस एजुकेशन के लाभ क्या हैं? डिस्टेंस एजुकेशन से कोई फायदा है कि ऐसी ही बेकार चीज है? यही चीज है। फर्स्ट डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी कौन सी थी? ऑप्शन देखते रहना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी बी, सी और डी। शिक्षा की लचीली प्रणाली कमाने और सीखने के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित, नियमित उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। मुफ्त शिक्षा इसलिए नहीं मिलती क्योंकि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो वहाँ पे क्या करना पड़ सकता है, पेमेंट करनी पड़ सकती है। निम्नलिखित को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार आरंभ से अंतिम तक कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए। पहले जो आया उसको पहले लगाइए। ऑप्शन पढ़ लो, ऑप्शंस मैं दिखा रही हूं पहले आपको। पहले इनमें से कौन सा आया है? सबसे पहले कौन सी आई है? ऑप्शन नंबर 2, EADCB। लेकिन एक बात बताओ, हाँ ऑप्शन नंबर, अच्छा ये तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी दोबारा आई है 1981 भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, फर्स्ट डिस्टेंस एजुकेशन है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा इस ऑप्शन का, क्योंकि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को दोबारा से ओपन किया गया था, तो इसलिए प्रारंभ से अंतिम तक के लगाना है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, नीडी का फुल फॉर्म बताना है आपको। बिगेस्ट या लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी अगर हम बात करें तो वो है इग्नू, 1985। वेरी गुड आंसर। नीडी का फुल फॉर्म, ऑप्शन नंबर 4, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन। नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन, ठीक है ना। अच्छा, अब बाकी के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ। अब ये पूरी पीडीएफ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, ये पूरी की पूरी पीडीएफ जिसको चाहिए जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। और बाकी के क्वेश्चन को कितने लोग पढ़ना चाहेंगे, हमारा व्हाट्सअप चैनल है ना, वहाँ पर मैं इसको शेयर करूँगी, साथ ही हमारी वेबसाइट पर भी इसको शेयर करूँगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी चैनल हैं, चाहे वो हमारा इंस्टाग्राम हो, चाहे हमारा ये यूट्यूब चैनल हो, टेलीग्राम चैनल हो या व्हाट्सअप चैनल हो, सबको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जहाँ पे आप लोगों को फ्रूटफुल चीज़ें ना मिले। ठीक है, ये पूरी पीडीएफ मैं आप सभी लोगों को देने वाली हूँ, वो भी फ्री में। तो भाई सब लोग इतना तो कर ही दो कि वीडियो को लाइक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो, लाइव क्लासेस लो और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। मिलेंगे कल आपसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।